बच्चों, वेलकम टू दिस लेक्चर। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में एक 11th क्लास का बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो बहुत पूछा जाता है। अच्छा, आपने बचपन में हमें एक वैल्यू याद कराई गई थी इन योर 9th और 10th क्लास। बचपन भी क्या बोले इसको, दैट जी स्मॉल जी की वैल्यू आपने 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रटी थी, है ना। ये टीचर सब रटवाते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी स्मॉल जी होता क्या है, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एसेलरेशन है ये, जिस एसेलरेशन से अर्थ का सेंटर हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, हमें अपनी तरफ खींच रहा है। ये वो एसेलरेशन है जिसकी हमें कांस्टेंट वैल्यू याद कराई जाती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप सभी ने ये सुना होगा और रटा भी होगा। बच्चों, इसकी वैल्यू जो एक कांस्टेंट याद करते हो कुछ एजम्पशन के साथ होता है। मतलब ये जी पूरे सरफेस पे, पूरे अर्थ पे सेम नहीं रहता। जैसे जैसे आप पोजीशंस को चेंज करते हो ये चेंज होता है। दिस इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट। तो किस एजम्पशन के साथ इसको कराया जाता है, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स प्लेस आर डिस्टेंस अपार्ट इज इक्वल्स टू मास m1 m2 अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स बाय आर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है अगर वो आर डिस्टेंस अपार्ट हैं और दोनों का मास m1 एंड m2 है। बेटा फोर्स मान लीजिए तो हम m1 को क्या ले लेते हैं, मास ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के सेंटर में और किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसके बीच में इतनी फोर्स लग रही होगी। ठीक है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है और यहाँ पे कोई m मास का ऑब्जेक्ट इसके सरफेस पर रखा है, तो ये हमारी रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। तो भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम f को mg लिख सकते हैं बाय न्यूटन सेकेंड लॉ कि इस ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है, जिस पे एक्सेलरेशन कितना है, g है, तो mg। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाता है, तो जो आपकी g की वैल्यू 9.8 आती है वो इस फॉर्मूले से आती है। यहाँ पे आप कैपिटल G की वैल्यू रखते हैं, मास ऑफ अर्थ रखते हैं और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो जब ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इसकी वजह से g आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट करके आता है। अगर हम इसमें इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को वेरी कर दे, क्योंकि इस फॉर्मूले से हमने रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज कांस्टेंट जिसकी वजह से 9.8 आया, अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दें तो ये जी भी चेंज हो जाएगा। बताइए हो जाएगा कि नहीं, मास ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। बट अगर हम जी को चेंज, आर को चेंज कर दें तो जी चेंज हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट। इसको जो 9.8 लिया गया है कुछ एजम्पशन के साथ लिया गया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा अर्थ के सरफेस पर है। तो इसमें पूछा जाता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से h हाइट ऊपर ले जाएं या d डेप्थ नीचे ले आएं तो g पर क्या फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में जो करने वाले हैं वो है कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इस ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट ऊपर ले जाए, सरफेस से ऊपर ले जाए। तो जो आपका टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड और हाइट। हाइट की वजह से जी पर क्या इफेक्ट आएगा वो आपको जो आपका जी है उसके टर्म में कैलकुलेट करना है। ये डेरिवेशन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। आपकी अर्थ की रेडियस आर ई और मान लीजिए पहले वो सरफेस पे था, कोई मास m। तो इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लगेगी, दैट इज g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। इस f को आप mg लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सरफेस हमारे पास कितना आ जाएगा, g इज इक्वल्स टू g मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई स्क्वायर। ये सबको पता है कि g अगर मास ऑब्जेक्ट सरफेस पर है तो इतना आ जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को h हाइट ऊपर लेकर गए हैं। ये मान लीजिए आप सरफेस से h हाइट ऊपर लेकर गए हैं, ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ हो गया है। तो अब यहाँ पर g h मान लीजिए आप, तो नया g h कितना आ जाएगा, दैट इज g मास ऑफ अर्थ। तो आपका मास ऑफ अर्थ रहेगा क्योंकि पूरा मास इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, अब देखिए डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, ये आपका मास m है। अब यहाँ पर h हाइट पर हम इसको लेकर गए हैं।
तो मास कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, आर ई प्लस एच। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये डिफरेंस आ जाएगा दोनों ही जी की वैल्यूज में। अब आप इसको बस थोड़े से कैलकुलेशंस करनी है। लॉजिक यही है कि आपको उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस लेना है। तो एच हाइट ऊपर ले गए तो आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो आप कंपैरिजन करना है, तो जी एच बाई जी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जी एट हाइट एंड एच एंड जी आपका सरफेस पर। तो जी एच बाई जी कितना हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो जी और एम ई आपका कांस्टेंट कट जाएगा, सो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो जी एच बाई जी कितना आ गया आपका, आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब आप इसको आगे कैलकुलेट करना है बस। सो जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू आर ई का होल स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बच्चे इसमें से हम आर ई को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है। आर ई को आप अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस एच बाय आर ई और इन सभी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको समझ आया क्या कि हमने आर ई को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आर ई कॉमन लेंगे तो आर ई 1 प्लस एच बाय आर ई आ जाएगा, ठीक है। आर ई को दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो आर ई से आर कट जाएगा, वही बात आ जाएगी आपकी आर ई प्लस एच, ठीक है। अब इस स्क्वायर को आप दोनों साइड कर सकते हो, दोनों मल्टीप्लाई में ही है। तो आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। बस आपने कुछ नहीं किया, अलग अलग स्क्वायर में लिख दिया। तो अब आप देखोगे आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर कैंसिल, और इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 प्लस एच बाय आर ई का स्क्वायर नीचे है तो इसको ऊपर ले जाके हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एच आर ई की पावर -2 ऐसे लिख सकते हैं हम। कोई दिक्कत है इसमें, जी नहीं। सो 1 प्लस एच आर ई की पावर -2 में हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं इन 11th क्लास तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा, बिकॉज हमें पता है कि जो ये h हाइट है इट्स वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। आप किसी उसे h हाइट पर ले जा रहे हो तो अगर आप ये एज्यूम कर लो कि जो आपका h हाइट पे जो ले गए इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। सो इफ h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ तो हम इसमें बाइनोमियल लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम हमने मैथ्स में पढ़ी थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जब हम बाइनोमियल लगाएंगे तो सिर्फ एक टर्म ले लेंगे और प्लस हायर टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ अगर आपने ली है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी एच बाई जी इज इक्वल्स टू 1। बेटा क्या होता है बाइनोमियल में, जो आपको हायर टर्म्स अगर नेग्लेक्ट करनी है, कुछ याद मत रखिए, -2 को जो भी यहाँ पे पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आइए। तो यहाँ पे पावर है -2, तो -2 को h के मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1 -2h बाय रेडियस ऑफ अर्थ। बस अब ये -2 यहाँ से हट जाएगा, और इसमें जो बाइनोमियल की जो प्लस हायर टर्म्स आती हैं, क्योंकि वहां पे एच स्क्वायर का टर्म आ जाएगा जो बहुत ही छोटा हो जाएगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम यूज की है, बाइनोमियल थ्योरम यूज की है, ठीक है। आप देख सकते हैं बाकी के लेक्चर्स में बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। मैथ्स की थ्योरम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। तो हमने इसी का यूज करके -2 को मल्टीप्लाई में ले आए हम h के, तो 1 -2h बाय रेडियस ऑफ अर्थ। तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं कि g एट हाइट इज इक्वल्स टू g 1 -2h बाय आर ई। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है हमें कि g माइनस g2h बाय आर ई आपके g एट हाइट आई। तो सरफेस पर g था और g में से कुछ माइनस करके आ रहा है। सरफेस पर g था और हाइट पर g माइनस कोई वैल्यू, तो हमेशा GH क्या रहने वाला है, GH इज स्मॉलर देन G। तो यहाँ से रिलेशन आता है कि G एट हाइट अगर आप उसे सरफेस से ऊपर लेकर जा रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। जो हमने 9.8 वैल्यू रटी थी, दैट इज ओनली बाय द अजम्पशन दैट सारे ऑब्जेक्ट्स कहां पर हैं, अर्थ की सरफेस पर है।
अगर आप उसे h हाइट ऊपर लेकर जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब ये उतनी फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही है। और रिलेशन क्या होता है, ये आपकी h हाइट जिस पर आप उसको ले जा रहे हो, तो अगर कोई भी किसी भी डिस्टेंस देगा आप h को वहां पे रख दोगे और एक नया gh आ जाएगा, तो इस पर कितनी आपकी हो जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या हो जाएगा हमारा डिक्रीज हो जाएगा अगर हम किसी h हाइट पर जाते हैं। तो याद रखिएगा 9.8 जो हमने कांस्टेंट लिया था इज बाय अजम्पशन दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड एट सरफेस। h हाइट ऊपर जाओगे तो जितना ऊपर जाओगे उतना उतना g हमारा डिक्रीज करता जाएगा। बच्चे इसका पार्ट बी में हम बताएंगे अगर आप नीचे आते हो, अगर हम इस सरफेस से नीचे आते हैं तो g पर क्या फर्क पड़ेगा, इसको थोड़ा सोचेगा, ठीक है, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसमें कहा था ठीक है आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो हमारा जी डिक्रीज हो गया जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। अब नीचे आ रहे हैं तो ये रेडियस कम हो जाएगी, तो हमारे लिए हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होना चाहिए, बट एक्चुअल में वो भी डिक्रीज होता है। वो कैसे होता है हम पार्ट बी में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।